कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी में इतनी समझदारी का काम करता है, जब लोगों को इस समझदारी के बारे में पता चलता है तो यकीन नहीं होता कि कोई इतना समझदार कैसे हो सकता है। दरअसल बिहार प्रदेश का एक जिला है बेगूसराय, और बेगूसराय का ही एक गांव लगता है भगवानपुर धैया। बात कर रहा हूं 13 नवंबर 2023 की रात लगभग 1 बजे के आसपास। एक घर है, एक कमरा है, उसके अंदर से तरह तरह की आवाजें आ रही थी। जैसे ही इस घर की जो मालकिन होती है, एक बूढ़ी औरत होती है, उसकी आंख खुलती है, वो तुरंत ही अपने पति को जगाती है और पति को जगाने के बाद कहती है कि देखो कमरे के अंदर से अजीब तरह की आवाजें आ रही हैं, हमें वहां जाकर देखना चाहिए। अब दोनों आदमी मिलकर उस कमरे में जब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद एक दराज से झांकने की कोशिश कर रहे थे तो जो उनके बेटे की बहू है वो नग्न अवस्था में होती है, साथ ही एक और आदमी है उसके साथ, वो भी नग्न अवस्था में होता है। अपने ही बेटे की बहू को किसी गैर मर्द के साथ देखकर उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार करें तो क्या करें। तुरंत ही उन्होंने उस गेट का बाहर से ताला लगा दिया, और ताला लगाने के बाद ना कोई अंदर जा सकता था, ना कोई अंदर से बाहर आ सकता था। तुरंत ही उसने अपने बेटे को फोन किया और बताया कि तुम्हारी जो बहू है, जिसका नाम काजल देवी है, वो किसी गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में, हमने अपनी आंखों से खुद देखा है, दोनों ही कमरे के अंदर बंद हैं। पति को जैसे ये बात पता चलती है, पति आग बबूला होकर सीधा मौके पर आता है और आने के बाद अपनी पत्नी से बातचीत करता है। कहता है कि साल 2018 में हमारी शादी हुई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, 2 बच्चे भी हो गए हैं, अब ये सब तुम्हें करने की क्या जरूरत है। लेकिन काजल ने भी पूरी ईमानदारी से अपनी सफाई दी और कहा कि हम शादी से पहले ही एक दूसरे को जानते थे, ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि 5 साल से लगातार ऐसे ही चल रहा था, जब मन करता है वैसे ही, तुम कुछ भी करो लेकिन हम लोग साथ ही रहेंगे, ऐसे ही करेंगे। पत्नी ने भी पूरी ईमानदारी से अपनी बात बताई। पति को बड़ा आश्चर्य हुआ। पति उसके प्रेमी यानी कि राजकुमार राघव के पास जाता है, राजकुमार ठाकुर के पास जाता है, जाकर कहता है कि ये सब जो कर रहे हो तुम्हें शर्म नहीं आती। वो कहता है कि हम एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। जैसे ही पति ने ये बात सुनी, पति ने कुछ आराम से सोचा, इत्मीनान से सोचा, सोचकर दोनों की सहमति ली। गांव के सरपंच को बुलाया और गांव के ही शिव मंदिर पर उन दोनों को लेके जाते हैं। कहते हैं कि इनकी धूमधाम से शादी कर दो, जो दोनों बच्चे हैं उनकी परवरिश मैं खुद कर लूंगा, इससे पहले कि कोई अनर्थ हो, इन दोनों को साथ रहने दिए जाए, मैं अपनी आगे की जिंदगी अपने हिसाब से काट लूंगा। अब ये बात सोशल मीडिया पर इसलिए वायरल हो जाती है क्योंकि गांव के लोगों ने इसका वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर इसे अपलोड कर दिया। और जैसे जैसे लोगों को ये बात पता चल रही थी कि एक पति ने अपनी पत्नी की प्रेमी से शादी करा दी और दोनों बच्चों की जिम्मेदारी खुद उठाने का फैसला लिया है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी बात होने के बाद भी कोई क्राइम नहीं हुआ, सब कुछ ठीक हो गया। मगर आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना में बात कुछ नहीं थी और देखते ही देखते 3 कत्ल हो जाते हैं, 3 मर्डर हो जाते हैं, वो भी बहुत भयानक रूप में। लोगों को इस घटना के बाद यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक शहर है जयपुर, और इसी का शहर पश्चिम एक इलाका है। दरअसल बात कर रहा हूं 19 नवंबर 2023 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास। एक व्यक्ति थाना करघनी का रहने वाला, जिसका इलाका लगता है सरना डूंगर, वहां का रहने वाला, जिसका नाम होता है हनुमान सैनी, वो पुलिस को फोन करता है और कहता है कि साहब आपको मौके पर आना ही पड़ेगा, कुछ इतनी बड़ी बात है जिसका शायद मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ी बात हो चुकी है। जैसे ही एसएचओ सुनता है कि घबराओ मत, आराम से तसल्ली से जो भी बात है वो बताओ। कहता है कि साहब एक घर है, उसके अंदर से बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अप्रिय घटना हो चुकी है। जैसे ही एसएचओ ने बात सुनी, एसएचओ तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं और आकर मौके पर देखते हैं 2 कमरे हैं, दोनों के ही ताले लगे हुए थे। अब उन्हें खोलने का प्रयास किया, क्योंकि ताले लगे हुए थे तो इसलिए खुलने का कोई मतलब नहीं था। जैसे ही पुलिस वालों ने जिस कमरे से, जिस रूम के अंदर से दुर्गंध आ रही थी, उस ताले को तोड़ा और तोड़ के जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो 2 महिलाएं हैं जो आराम से इत्मीनान से अपनी चारपाई, अपनी खाट पर सोई हुई थी। कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन कमरे के अंदर बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। अब पुलिस वालों ने जब पास में जाकर देखा तो एक लड़की है जिसकी उम्र लगभग 11 साल के आसपास है, नाम उसका प्रिया होता है, बिल्कुल मर चुकी है, चारों तरफ खून ब्लड बह रहा था, और उसने, ऐसा लग रहा था जैसे कातिल ने इसको मारा है, लेकिन उसने किसी तरह की कोई हलचल नहीं की, कोई विरोध नहीं किया, चुपचाप जिसे इत्मीनान से आराम से सो रही है, लेकिन उसकी बॉडी सड़ चुकी थी। साथ ही उसके बराबर में एक और महिला लेटी हुई है जिसका नाम किरण यादव होता है, उम्र उसकी 32 साल के आसपास होती है। 2 लाशें एक कमरे में देखकर, और ये एक खबर जैसे ही लोगों को पता चलती है एकदम सनसनी सी फैल जाती है। अब पुलिस वाले घबरा रहे थे कि दूसरा जो कमरा, अभी दूसरे कमरे का ताला लगा हुआ है, सब कुछ ठीक है, ठीक वैसा ही होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुलिस वालों ने सूंघ कर या आसपास के लोगों ने उसमें झांकने की कोशिश की, लेकिन देख कुछ नहीं रहा था और कुछ ऐसा था भी नहीं जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके। लेकिन एसएचओ जो उदय सिंह होते हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, इस कमरे का भी आपको ताला तोड़ना चाहिए। कमरे का ताला तोड़ा जाता है, और जैसे कमरे का ताला तोड़ा जाता है तो पुलिस की हालत खराब हो जाती है, होश फाख्ता हो जाते हैं। एक लड़की है जिसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास है, उसका नाम रिया होता है।
रिया की लाश ऐसे ही पड़ी हुई थी जैसे उसकी बड़ी बहन की, जैसे उसकी मां की लाश पड़ी हुई है। अब ये सवाल था कि 3 हत्याएं एक घर के अंदर हो जाती हैं, हत्यारा कौन है, क्यों हत्या की है, बहुत तरह के सवाल थे। अब इन सवालों का जवाब हर कोई जानना चाहता था। पुलिस वाले करें तो क्या करें, क्योंकि ये किराए के मकान में रह रहे थे। इनका मूल निवासी हैं उत्तर प्रदेश का एक फतेहपुर जगह लगती है, वहां के मूल निवासी हैं। अब पता करते हैं कि कौन है, कहां से आए हैं, क्या मामला है। और पता चलता है कि जो इसका पति है, इस औरत का, इसकी 2 बेटियां हैं जो मर चुकी हैं और महिला भी मर चुकी है, लेकिन पति कहां है। अब पति के बारे में, जिसका नाम अमित यादव होता है, अब अमित यादव कहां है, वो गायब हो चुका था। उसका फोन मिलाते हैं तो फोन उसका बंद है, कहां गया है, कहां नहीं गया है। पुलिस अब इस बात को लेकर परेशान थी। तीनों शवों को कब्जे में लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है, जिससे ये पता चलता है कि सर में कोई भारी वस्तु मारी है, जिसकी वजह से, जिस मारी भी एक ही बार है, एक बार मारने में ही वो उनका काम तमाम हो चुका है। कौन है मारने वाला, क्या बात है, पति सामने आएगा तो कुछ बात बताएगा, इसलिए पुलिस इस पति की तलाश में जुट जाती है। अब 20 नवंबर की सुबह लगभग 7 और 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इस व्यक्ति का फोन जैसे ही ऑन होता है, इसकी लोकेशन मिल जाती है और लोकेशन मिलते ही पुलिस एकदम अलर्ट हो जाती है। पुलिस जितनी जल्दी हो सकता था उस लोकेशन की तलाश करती है। तलाश करने के बाद आखिरकार कनकपुर रेलवे स्टेशन पर इसका जो अमित यादव होता है, पति होता है, वो वहां आराम से बैठा हुआ इत्मीनान से, जैसे कि किसी ट्रेन का इंतजार कर रहा हो, ठीक वैसे ही बैठा हुआ था। पुलिस वाले जाते हैं और उसे आराम से दबोच लेते हैं। इससे पूछा जाता है, पता किया जाता है कि तुम यहां हो, तुम्हारे बच्चे कहां हैं। वो कहता है कि साहब मैंने उन्हें मार कर आराम से सुला दिया है, सो रहे हैं, इसलिए मैं यहां के बैठ गया हूं। जैसे ही पति बहुत आराम से ये बात कहता है, ऐसा लग रहा था जैसे कि मानसिक रूप से बीमार है, पूरा साइकोलॉजिकल कोई ना कोई टेंशन है इसको। क्या बात है, पुलिस वाले उसको बहुत आराम से थाने लेके आते हैं, उससे बातचीत करते हैं। तब वो बताता है कि यहाँ जयपुर में रहकर वो अगरबत्ती की फैक्ट्री में काम करता था, मेहनत मजदूरी करके अपने घर परिवार को चला रहा था, लेकिन न जाने कितने खर्चे हो गए और खर्च होते होते उस पर 2 लाख रुपए का कर्ज हो जाता है। इसी बीच में वो अपनी साली की शादी तय करवा देता है और इस बात को लेकर उसकी पत्नी किरण यादव को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अपनी ही बहन के रिश्ते को लेकर वो नाखुश थी, उधर उसका पति लगातार कर्जे में था, घर में किसी ना किसी बात को कलेश रहने लगा और झगड़ा होने लगा। वो बार बार इस झगड़े को शांत करने की कोशिश कर रहा था। एक दिन उसे गुस्सा आता है, गुस्सा आने के बाद फावड़े का बैटा रखा हुआ था, उस बैटे को बहुत तेजी के साथ अपनी पत्नी के सर में मारता है तो पत्नी बेहोश होकर गिर जाती है, लेकिन इत्तेफाक से चोट नहीं लगती। जब एक ही बार में बेहोश होकर गिर जाती है तो उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना इसे हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया जाए, लेकिन किसी को पता ना चले, कुछ ऐसा किया जाए। इसलिए उसने जो प्लानिंग की थी, उसने जो सोचा था, उस सोच के हिसाब से ही 17 नवंबर 2023 की रात लगभग 1 बजे के आसपास उसकी आंख खुलती है। कमरे में जाकर देखता है तो एक चारपाई पर उसकी पत्नी लेटी हुई है, एक चारपाई पर उसकी दोनों बच्चियां लेटी हुई हैं, बेटियां लेटी हुई हैं। वो अपनी पत्नी के पास जाता है, एक भारी हथौड़ा लेता है और भारी हथौड़ा जितनी ताकत के साथ अपनी पत्नी को मार सकता था, उतनी ताकत के साथ उसने पत्नी के सर में वो हथौड़ा मारा। वो एक ही बार में उसकी पत्नी मर जाती है, यानी कि उसे तड़पने का मौका भी नहीं मिलता और पास में जो बच्चे सो रहे थे उन बच्चों को भी इस बात का एहसास नहीं होता कि उनकी मां की हत्या हो चुकी है, वो मर चुकी हैं। और इसी हिसाब से उसने एक और हथौड़ा अपनी बड़ी बेटी जिसका नाम प्रिया होता है उसके सर में मारता है, वो भी पूरी ताकत के साथ मारता है। और पास में लेटी हुई उसकी बहन को इस बात का एहसास भी नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज्यादा गहरी नींद में सोई हुई थी। अब उसके अमित यादव को लगता है कि शायद यहाँ इस बेटी का रुकना रहना सही नहीं है। उसे उठाता है गोद में और दूसरे वाले कमरे में जाकर लेट जाता है, सो जाता है। आंख खुलती है, यानी कि अब 18 नवंबर का दिन आ चुका था और 18 नवंबर को वो अपनी उस बेटी को लेकर नहलाता है, धुलाता है, लेकिन उस कमरे में लेके नहीं जाता जिस कमरे में 2 लाशें पड़ी हुई थी। इसके बाद अपनी बेटी से कहता है, बेटा चलो बाहर चलते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ घूमते हैं। अपने बेटे को लेकर जब उससे पूछा जाता है कि तुमने अपनी बेटी तीसरी को क्यों नहीं मारा उस वक्त, तो वो कहता है कि मुझे उसे देखकर थोड़ा तरस आ गया था, इसलिए मैंने उसे वार नहीं किया और उसे लेकर दूसरे कमरे में चला गया। अगला दिन जब आता है, तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद घर से बाहर निकलते हैं, बाजार में घूमते हैं, बेटी को जो अच्छा लग रहा था वो दिलवाता है। दिलवाने के बाद इधर उधर घूम घाम के बेटी कहती है मुझे खाना खाना है, तब अच्छे होटल में उसे लेके जाता है। अच्छे होटल में ले जाने के बाद बेटी की मनपसंद की चीजें मंगवाता है, खुद भी खाता है, बेटी को खिलाता है। शाम हो जाती है, जब शाम हो जाती है घर आते हैं। घर आने के बाद एक कमरे में लाश पड़ी हुई थी दोनों, दूसरे कमरा खाली था। दूसरे कमरे में अपनी बेटी को लेकर आराम से सो जाता है। दोनों बाप और बेटी जब सोए हुए थे, सुबह के 4 यानी कि 19 नवंबर की सुबह 4 बजे के आसपास अचानक ही उसकी आंख खुलती है और वो सोच में पड़ जाता है कि अब तू जेल जरूर जाएगा, बचेगा नहीं, लेकिन इस बेटी की परवरिश करेगा तो करेगा कौन। इसलिए उसने उस हथौड़े को फिर दोबारा से लेता है और अपनी ही उस बेटी के सर में पूरी ताकत के साथ हथौड़ा मारता है, ठीक वैसे ही जैसे बड़ी बेटी को मारा था, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपनी पत्नी को मारा था। 3 हत्याएं करने के बाद वो ताला लगाता है और ताला लगाने के बाद वहां से आराम से निकल जाता है, मोबाइल बंद कर लेता है। मोबाइल बंद करने के बाद पुलिस वाले तलाश करते हैं, लेकिन 17 नवंबर की रात को जब इन माँ बेटी की हत्या हो जाती है और धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ रहा था, कहते हैं जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है वैसे वैसे शरीर में अकड़न सी पैदा हो जाती है। जब शरीर में जान नहीं होती, जब उसमें कोई आत्मा नहीं होती, जब वो सिर्फ लाश होती है और वो जो शरीर होता है धीरे धीरे वक्त के साथ वो सड़ने लगता है। ठीक
ठीक माँ बेटी का जो शरीर था वो सड़ने लगता है और आसपास के लोगों को इस बात का पता चल जाता है। जब आसपास के लोग इस दुर्गंध से बहुत ज्यादा परेशान होने लगे थे, क्योंकि बताया जाता है कि इस कमरे में, इस जगह पर और भी आसपास के लोग किराए पर रहते थे, इसलिए उन्हें भी इस बात का एहसास नहीं हुआ। जब उन्हें ज्यादा दुर्गंध आ रही थी तब वो जो इस घर का केयर टेकर होता है, हनुमान सैनी, उसको फोन करके बुलाते हैं कि तुम्हारे घर से बहुत बदबू आ रही है, तुम्हें जाकर देखना चाहिए। वो खुद देखता है तो उसे ज्यादा बदबू आती है। वो पुलिस को बुलाता है, पुलिस मौके पर आती है और इस घटनाक्रम का खुलासा कर देती है। और लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि मैं छोटी सी 2 बातों के लिए, पहले ये कि उस व्यक्ति पर 2 लाख रुपए का कर्ज था, दूसरी ये कि उसने अपनी साली का रिश्ता कहीं दूसरी जगह तय किया था और उसकी पत्नी को यह बात पसंद नहीं आई, मैं इस छोटी सी बात के लिए 3 कत्ल कर देता है। जबकि पहली जो इस घटना के क्रम में जो मैंने शुरुआत की थी, उस शुरुआत में आपने देखा ही था कि पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद भी उसकी शादी कहीं दूसरी जगह कराकर 2 बच्चों की जिंदगी बचाता है। कहता है कि आगे की जिंदगी जब कटनी होगी कट जाएगी, लेकिन इस तरह के किसी रिश्ते में वो रहना नहीं चाहता। दोस्तों, इस दोनों पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। समस्याएं कितनी भी बड़ी हो, उन्हें बातचीत से सुलझाया जा सकता है। जैसे क्या बेगूसराय की घटना में उस अजय कुमार ने बड़ा समझदारी का परिचय दिया था और वक्त के साथ हर घाव भी बढ़ जाता है। तो इसलिए कोई भी गलत कदम ना उठाएं। यदि इस व्यक्ति ने समझदारी का परिचय दिया होता, 2 लाख रुपए की बात थी, आराम से इंतजाम हो सकता था, लेकिन तीनों की हत्या नहीं करनी चाहिए थी। आज जाते जाते सिमरा हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरठ के रहने वाले कनक सोम हैं, आज इनका भी जन्मदिन है। इनको भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें नदीम अनवर हैं, अवनति हैं, मोहम्मद रजा, संतोष कुमार यादव, मोहम्मद जफरुल हैं, धीरज त्यागी, मोहम्मद अफजल, श्रीकेश मौर्य, विकास मिश्रा, तस्लीम खान, संजीव सिंह, विनोद कुमार, रहमत अली, राजेश राजपूत। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।